साथ आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं और सत्संग की शुरुआत करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा रजनी अग्रवाल आंटी से कि वो आएँ और सत्संग की शुरुआत करें। सारी प्यारी संगत, जय गुरु जी। संगत को मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। इससे अच्छा मेरे ख्याल से आज दिन नहीं हो सकता मेरे लिए कि गुरु जी की आज्ञा मुझे मिली है और उस आज्ञा को मैं पूरा करना चाहती हूँ। और बस मन में बहुत खुशी है और थोड़ा सा डर है, दोनों है कि बहुत दिनों बाद गुरु जी के बारे में बात करने को मिल रहा है। दिल तो इतना करता है कि गुरु जी के बारे में बस बातें करते रहो। 1999 2000 की बात है। मैं बहुत सालों से गुरु ढूंढ रही थी और बहुत धक्के खाए मैंने। आई थिंक आई वेंट अराउंड द होल इंडिया, कभी कहीं सत साईं बाबा। मैं चाहती थी कि जो गुरु मिले वो इन पर्सन हो, जिनसे कि मैं पर्सनली बात कर सकूं। सॉरी आंटी आपको बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ। आंटी हाँ, जो माइक है वो थोड़ा-सा अपना मुँह से थोड़ा-सा दूर कर लेंगे? उसकी वजह से ना नॉइज़ अच्छा, क्रिएट हो रही है। ओके ओके, अब ठीक है। जी। जी आंटी, थैंक यू सो मच। ओके ओके। तो मैं चाह रही थी कि मुझे जो गुरु मिले वो इन पर्सन मिले। और शिरडी बाबा के भी मैं गई, बहुत जगहों पे गई, मैं मंदिरों में जाती थी, मन में बहुत श्रद्धा रखती थी। परंतु जो जिंदगी में क्लैरिटी होती है वो क्लैरिटी नहीं थी। बस क्लैरिटी इतनी थी कि कभी किसी का बुरा मत सोचो और किसी के लिए बुरा मत करो। और पता नहीं यही सोच के साथ बहुत भागा दौड़ी करने के बाद जब कुछ हाथ नहीं आया तो शांति से बैठ गई कि मुझे गुरु नहीं मिलेंगे। तभी एक मेरी फ्रेंड जो अब गुरु जी के बहुत करीब थी और वो अब नहीं रही, अभी 3 महीने पहले ही इन द मंथ ऑफ मे शी हैज अटेन्ड एंड मेट गुरुजी नाउ इन हर सोल फॉर्म, नरगिस राजकुमार आंटी। वो और दूसरी एक और आंटी हैं, विमला मेहरा आंटी। ये दोनों ने मुझसे कहा कि रजनी तुम बहुत स्पिरिचुअल एटीट्यूड रखती हो, हम तुमको गुरुजी से मिलवा के लाते हैं एक। मैंने सोचा ठीक है, मेरी फ्रेंड्स कह रही हैं तो मुझे जाना चाहिए। नरगिस आंटी का फोन आया कि हम तुम्हें पिकअप करेंगे पर जरा अच्छे से तैयार हो जाना। ये बात थोड़ी सी बड़ी हंसने वाली लगी मुझे, बड़ी कंफ्यूजिंग लगी, क्योंकि हम तो मंदिर में जाते हैं आराम से, ऑफिस से उठे कभी वहां चले गए, कभी कहीं से आ रहे हैं रास्ते में रुके मंदिर चले गए, तो कभी ये ध्यान ही नहीं दिया कि अच्छे कपड़े पहनने हैं, बड़े अच्छे से तैयार होना है, बड़े अच्छे से वेल ड्रेस्ड होके पहुंचना है। पर उन्होंने कहा कि नहीं, गुरुजी को पसंद है कि जो भी कोई आए वो बहुत अच्छे से वेल ड्रेस्ड होके आए, तो तुम बहुत अच्छे से तैयार होके आना। तो मैं बहुत अच्छे से तैयार होके गई, वहां गई, देखा लिमिटेड लोग हैं, एम्पायर स्टेट में गई थी मैं। वहां पे लोग बैठे हैं चारों तरफ और बस सिर्फ बैठे हैं, गुरुजी कुछ बोल नहीं रहे। पहली बार गई थी, देखा सब लोग मत्था टेक रहे थे, गुरुजी के आगे फूल चढ़ा रहे थे, उनके चरणों में फूल का हार रख रहे थे। तो मैं तो कुछ लेके नहीं गई थी, मैंने ऐसे ही झुक के प्रणाम किया गुरुजी को। और नरगिस आंटी ने मेरे को उनसे मिलवाया कि गुरुजी हमारी फ्रेंड है और ये एक एसोसिएशन की हेड है और ये बिजनेस करती है, इसकी अपनी आर्ट गैलरी है, ये है वो है, जो भी कुछ उन्होंने बताया। गुरुजी ने कहा अच्छा बैठो। पता नहीं उस दिन जाने के बाद ऐसा महसूस हुआ, थोड़ी देर बाद मुझे महसूस होने लगा कि शायद ये जगह अच्छी है। कोशिश करी, वहां बैठे बैठे देखा कोई किसी से बात नहीं कर रहा, बिल्कुल सब शांति से चुप बैठे हुए हैं, एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे। गुरुजी की तरफ देखने की कोशिश की तो बड़ा अजीब सी एक डर सा महसूस हुआ मन के अंदर, ऐसे लगा कि आंख मिलाना मुश्किल है। पर एनीवे थोड़ी कंफ्यूज्ड होके, थोड़े परेशान होके, उसके बाद गुरुजी ने अपने हाथ से सबको प्रसाद बांटा और गुरुजी का हाथ बहुत बड़ा था तो खूब खूब सारा प्रसाद देते थे गुरुजी, तो दोनों हाथ में लेना होता था, कई बार चुन्नी में लेते थे। वो सब प्रसाद लेके सब कुछ करके जब जाने के लिए उन्होंने कहा कि गुरुजी से आज्ञा लेनी होती है जाने के लिए, तो जब प्रसाद लेके जाने की बारी आई तो गुरुजी ने कहा कि नहीं तुम बैठो, तो बैठ गए।
काफ़ी संगत चली गई, करीब 25-30 संगत थी जो रुक गई। उन सबके लिए लंगर प्रसाद आया, सबने लंगर प्रसाद खाया। ये शुरुआत थी गुरुजी के पास जाने की। और उस दिन कुछ अजीब-सा मेरे ख़्याल से घर आने के बाद मुझे महसूस हुआ कि शायद गुरुजी के साथ एक कनेक्टिविटी जुड़ गई। मैंने उसके पहले जितने भी गुरु से मैं मिली या गुरुआनियों से मैं मिली, तो मुझे महसूस होता था कि बहुत ज़रूरत से ज़्यादा वो चाहते थे कि दुनिया उनकी तरफ आए, दुनिया उनकी तरफ भागे, उनके पैरों में पड़े, वो करे, ये करे। एक गुरु आईं, गुरु महाराज आईं, वो वहाँ से थी, हिमाचल से या कहीं से। उन्होंने नृत्य करना शुरू करा, सब कुछ करा, फिर वो एक गाड़ी पे बैठ गईं और सब पीछे-पीछे उनके जाएँ। मुझे लगा कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं बनी हैं, मैं इनके उसमें नहीं रह सकती। पर जब इन गुरुजी से मिली, अपने वाले गुरुजी से, तो मुझे लगा कि यहाँ पे ना कुछ गहराई है। ये सोच के पढ़े-लिखे होने का यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आप हर चीज़ की इफ एंड बट में ज़रूर जाते हैं। ये क्यों हो रहा है? ये कैसा लग रहा है? ये क्या है? धीरे-धीरे मालूम पड़ा कि गुरुजी ने कहा कि जब यहाँ आते हो तो अपने इफ एंड बट अपने जूतों के साथ उतार के बाहर आया करो। और जो आंटी मुझे ले गई थी, नरगिस आंटी, वो हर एक बात पे इफ एंड बट बहुत करती थी। तो अंकल जी ने उनका नाम ही इफ एंड बट आंटी रखा हुआ था। एनीवे गुरुजी के यहाँ जाना शुरू कर दिया। हर हर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे चारों दिन जाने लगी। थोड़े दिनों में मुझे महसूस हुआ कि मुझसे रुका ही नहीं जाता, मैं हर दिन चली जाती हूँ। घर में अंकल को बोला, अंकल कहने लगे कि भई उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, तो अंकल कहने लगे अगर तुम्हें अच्छा लगता है जाना, तो तुम ज़रूर जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है इसमें। बेटा यहाँ था नहीं, बेटी यहाँ थी नहीं, वो दोनों अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे। तो सोचा कि कितना उसकी बात है कि मुझे एक जगह मिल गई जहाँ मैं जा सकती हूँ। फिर गई, फिर धीरे-धीरे थोड़ी-सी हिम्मत खुलने लगी, गुरुजी से बात करनी शुरू कर दी। बात भी किस तरह की और क्यों चाहती थी इन पर्सन, ऐसा लगता था कि जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्यूशन निकाल के कोई दे, और वो शायद गुरु ही निकाल सकते हैं, मन में ऐसी ही एक इच्छा थी। तो गुरुजी से बातें करती थी, गुरुजी मेरी मेड सर्वेंट ने घर में से चोरी कर ली 1 लाख रुपया। गुरुजी को जाके बोला, सोचूं पुलिस में इन्फॉर्म कर दूं। गुरुजी कहने लगे, मेरी तरफ देखा, फिर कहते, कोई जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत तेरे से ज्यादा है, ले गई है तो ले जाने दे, पुलिस में नहीं इन्फॉर्म करना। चुप हो गई। मैं सोचती रही, बड़े अजीब से गुरुजी हैं, इतना पैसा चला गया, कह रहे हैं पुलिस में इन्फॉर्म नहीं करो। छोटी छोटी बातें, गुरुजी घर में नौकर नहीं टिकता, टिकेगा टिकेगा। गुरुजी भी इतने प्यार से ऐसी बातें करते थे, लगता ही नहीं था कि हमारे गुरु हैं या कोई बहुत बड़े पहुंचे हुए महात्मा हैं। शुरू में तो मुझे महसूस ही नहीं होता था, बस ऐसा लगता था कोई अपना ही है जो बैठा है, जो आपकी बातें सुन रहा है, आपकी कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको सॉल्व करेंगे। बस रोज आना और रोज जाना। हर तरह के वहां पे मिनिस्टर आते थे हमारे सामने, मिस्टर एस के बिरला सारा समय वहां बैठे होते थे जब भी पहुंचो। और मुझे कोई ऐसा बंदा नहीं दिखा जो अननोन हो, सब बड़ी बड़ी हस्तियां वहां आती थी। तो मन में ये विचार भी आता था, क्या गुरुजी के पास सिर्फ बड़े बड़े लोग ही आते हैं, पैसे वाले लोग ही आते हैं, कोई ऐसा नहीं आता जिसके पास पैसा ना हो। फिर देखा कि बीच में एक दो ऐसे लोग भी आ जाते थे, परंतु मेरे ख्याल से क्योंकि बहुत ही डिसिप्लिन था, बहुत ही सिस्टमैटिक था, तो वो लोग शायद आने में घबराते थे। फिर से देखा कि पिंड से लोग आते हैं बहुत सारे, यहाँ से आते हैं, वहां से आते हैं, तो जो मन की दुविधाएं थी वो धीरे धीरे हटनी शुरू हो गई। फिर मन में आया, एक बार गुरुजी को इतना मतलब प्यार आता था गुरुजी के ऊपर, मैं बता नहीं सकती आपको, मेरे पास वर्ड्स नहीं है और मैं गुरुजी को भी नहीं एक्सप्रेस कर पाती थी। एक दिन गुरुजी बैठे हुए थे, मैं गई, गुरुजी इतने अच्छे लग रहे थे। मैं जब भी जाती थी, गुरुजी ने कोई नया नया चौगा पहना हुआ होता था और अच्छे से सुंदर कपड़े डाले होते, तो मैं हमेशा गुरुजी से कहती थी, गुरुजी आप बहुत अच्छे लग रहे हो, और गुरुजी मुस्कुरा के चुप हो जाते थे। उस दिन मैं गई तो व्हाइट कपड़ों में बैठे हुए थे, मुझे इतना अच्छा लगा गुरुजी को देख के, और मैंने गुरुजी का हाथ उठाया और उसके ऊपर ऐसे चूम दिया। अब आप देखिए कि पता नहीं कहाँ से तो गुरुजी ने हिम्मत दी और कहाँ से मैंने ये सब करा। गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, चुप बैठे रहे, कोई रिएक्शन नहीं करा, कुछ नहीं करा। मैंने मत्था टेका और आ गई। परंतु मन में ये फील जरूर महसूस होने लगा कि गुरुजी कनेक्टेड हो गए हैं, और वो कनेक्शन भी गुरुजी का ऐसा है जैसे कि एक माँ का अपने बच्चे के प्रति जो एक वात्सल्य होता है, एक प्रेम होता है, वो है।
एक फादर का जो अपने बच्चों के प्रति एक केयरिंग एटीट्यूड होता है, एक लुक आफ्टर का एटीट्यूड होता है, वो है। एक दिन मैं बहुत अपसेट थी घर में, रात को गाड़ी उठाई और खुद अकेली चली गई। रात को शायद 10 बजे मंदिर पहुंची होंगी। एम्पायर स्टेट जैसे अंदर घुसी, 10 बजे नहीं होंगे, शायद 9, क्योंकि लंगर अभी शुरू ही हुआ था। 8 बजे या 8:30 बजे लंगर वहां शुरू होता था, फिर मुझे ध्यान नहीं है टाइम। तो देखते ही गुरुजी मेरे को कहते हैं, तो अकेली आई है? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। कहते हैं तुम सीधी जाओ लंगर कर। नहीं तो जनरली गुरुजी के पास बैठते थे आगे, काफी देर तक बैठे रहने के बाद फिर लंगर की जब बारी आती थी तब जाते थे। पर आप देखिए कि गुरुजी कैसे आपको ऊपर से नीचे तक समझ लेते थे। उनको समझ आया कि मैं अपसेट हूँ, मैं परेशान हूँ किसी चीज से। जैसे ही लंगर खा के आई हूँ मैंने गुरुजी का पास जाके बैठ गई। मेरे को कहते हैं उठ और हुन घर जाते। मैंने कहा गुरुजी थोड़ी देर बैठने दीजिए। कहते नहीं, हुन तू उठ और घर जा। उनकी आज्ञा तो टाल ही नहीं सकते थे, इतनी हिम्मत ही नहीं थी मन के अंदर। उठी और घर आ गई। और गुरुजी से खूब ही मन में बहुत लड़ाई करती थी, सब कुछ करती थी कि गुरुजी अगर आप सब समझते हैं, सब लोग कहते हैं आप सब कुछ समझते हैं, तो मेरी मन की परेशानी आप तक क्यों नहीं पहुंच पाती? शायद गुरुजी चाहते थे, जो मुझे समझ आया ग्रेजुअली, कि मुझे उस व्यथा के थ्रू जाना ही है, उस परेशानी के थ्रू जाना ही है। और वो परेशानी या तो मेरे कर्मों के साथ बंधी हुई है, और या वो परेशानी किसी न किसी समय जाके दूर होगी। इसलिए वो परेशानी मेरी जिंदगी का पार्ट ही है और मुझे उसको हैंडल करना है अपने आप। बहुत अंकल जो है वो उन्होंने श्रीलंका में एक फैक्ट्री लगाई हुई थी, तो अंकल वहां पे हर 15 दिन में चले जाते थे। थोड़े दिनों की बात है कि जब अंकल आते थे वहां पे तो गुरुजी कहा करते थे, जब मैं अकेली जाती थी तो कहते थे सैनिक फार्म उठो, घर जाने का, पिक्चर खत्म हो गई, अब घर जाओ। और जब अंकल आते थे तो कहते थे श्रीलंका उठो, हुन हुन अपने घर चलो, वापस जाओ। तो गुरुजी का जो प्यार करने का तरीका था, जो कनेक्शन का तरीका था, वो बहुत ही अचूक था, बहुत यूनिक था। जो मुझे ये महसूस हुआ कि छोटे से छोटा आदमी, बड़े से बड़ा आदमी, वो सब उनके साथ एकदम अटैच हो जाता था। परंतु सच बात यह है कि कभी उनको भगवान नहीं माना था। गुरु माना, उनको महापुरुष माना, पर कभी भगवान नहीं माना। एक दिन गुरुजी ने मुझे बुला के कहा अंकल कितों है? मैंने कहा गुरुजी अंकल तो श्रीलंका गए हुए हैं। कहते हुन तू से श्रीलंका जा। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी, मैं श्रीलंका चली जाऊंगी। बात सुनी, एक अनसुनी कर दी, क्योंकि जब आप सोचते हैं कि एक इंसान आप ही की तरह है और आप उसको इतनी भगवान की तरह मान ही नहीं रहे, तो आप सोचते हैं ठीक है उन्होंने कहा, हमने सुन लिया, अब देख लेंगे, जब जा सकते हैं जब चले जाएंगे। उस एटीट्यूड के साथ घर आ गई। अगले 2 दिन बाद फिर मंदिर पहुंची। गुरुजी ने कहा देखो कितना याद रहता था। संगत आप देखिए कि संगत जी, आश्चर्य होता था ये देख के कि गुरुजी को हर छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात ध्यान रहती थी। जैसे पहुंची कहते हैं तू श्रीलंका हो आई? मैंने कहा कि गुरुजी मैं तो नहीं गई अभी। कहते हैं तू श्रीलंका जा। अब 2 बार बोल दिया गुरुजी ने। मैंने बड़े कैजुअल तरीके से अंकल को फोन किया कि गुरुजी ने कहा है कि श्रीलंका आना है, तो टिकट का इंतजाम कर लें। कहने लगे हाँ ठीक है, अगले हफ्ते देख लेंगे। मैंने भी सोचा ठीक है। 3 दिन बाद मैं फिर मंदिर चली गई। अब आप देखिए कि गुरुजी का रिएक्शन कैसा था। गुरुजी ने जैसे ही मैं पहुंची कहा तू श्रीलंका हो आई? मैंने कहा गुरुजी नहीं गा पाई, हुन मंदिर ना आई। बस गुरुजी ने इतना कहना था, पर डर के मारे मेरे आंख में आंसू आ गए कि गुरुजी ने तो मेरे को अल्टीमेटम दे दिया। आई केम बैक होम। आते ही मैंने अंकल को फटाफट फोन किया। आई सेड आई नीड द टिकट्स टुमारो, आई एम नॉट गोइंग टू वेट एनी मोर। अब मैं मंदिर नहीं जा सकती, गुरुजी ने मुझे अल्टीमेटम दे दिया है और मुझे नहीं पता, कोई रीजन नहीं बताया, कोई कारण नहीं बताया, कोई वजह नहीं बताई, पर गुरुजी ने आज्ञा दी है कि तुमको जाना है। संगत जी, ये सुनने के बाद अगले दिन टिकट लेके मैं श्रीलंका गई और गुरुजी ने मुझे कहा था कि वहां 5-6 दिन तुझे रह के आना है। तो मैं वहां पे 5-6 दिन रही आराम से। जितने भी वहां के अपना स्टाफ था उन सब के लिए बहुत सारी मिठाइयां ले गई। सर्दियों का टाइम था
तो गज्जक, रेवड़ी ये वो सबके लिए एक-एक फैमिली के लिए क्योंकि बहुत वर्कर इंडिया से गया हुआ था, उन सबके लिए बहुत कुछ लेके गई। और क्योंकि अंकल हर समय आते-जाते रहते थे तो स एयरलाइन वगैरह सब जानते थे, तो उन्हीं के नाम से जितना भी ओवरलोडेड सामान था वो सब बड़े आराम से चला गया। वहाँ जाके सबको डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मुझे कुछ नहीं मालूम क्यों गुरुजी ने बुलाया, क्या करा? मैं 5-6 दिन वहाँ रही, वापस आई, आके बड़े शान से गुरुजी के पास आके, "गुरुजी मैं श्रीलंका को आई।" गुरुजी कहने लगे, "ठीक है।" बस उन्होंने बड़े ही नॉर्मल तरीके से बिना कुछ कहे बात को खत्म कर दिया। संगत जी, मैं जो आपके साथ सत्संग शेयर कर रही हूँ वो बहुत फ़र्क है। ना तो ये सत्संग बीमारी का है, ना ये सत्संग किसी किसी तरह के रोग को दूर करने का है। ये सत्संग बिल्कुल मेरे ख़्याल से मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल डिफरेंट है। आप देखिए थोड़े दिनों बाद ही वहाँ पे क्योंकि अंकल मटीरियल इम्पोर्ट करा करते थे मिडल ईस्ट कंट्रीज़ से और उन दिनों वहाँ पे वॉर चल रहा था। तो जो भी उन्होंने मटीरियल मंगवाया, वो स्क्रैप मंगाते थे वहाँ से लोहे का स्क्रैप। तो जो भी वो मटीरियल मंगवाया उसके अंदर मेरे ख़्याल से हैंड ग्रेनेड वग़ैरह साथ में आ गए। और जब उसकी सॉर्टिंग आउट करने लगा लेबर वहाँ पे, जो लेबर लगी हुई थी, जब उन्होंने सॉर्टिंग आउट करी, तो उसमें से एक हैंड ग्रेनेड फट गया और वो इतना बुरी तरह फटा कि वहाँ पे 3-4 वर्कर्स घायल हो गए और एक वर्कर का सिर बिल्कुल फट गया। अब आप ये देखिए कि वहाँ ये हुआ और यहाँ इंडिया में उन्हीं दिनों भूषण स्टील करके कंपनी थी जहाँ पे वो भी इसी तरह का इम्पोर्ट करते थे, तो मिस्टर भूषण को बिहाइंड द बार्स कर दिया था। और जब श्रीलंका में ये घटना घटी तो हमने अंकल से कहा कि भई आप श्रीलंका मत जाओ, आप यहीं रहो क्योंकि आपको भी अंदर कर दिया जाएगा। अब वरी तो इतनी ज़्यादा हो गई, पूरे स्टाफ को, मैनेजर को ये हिदायत दी कि भई जितने पैसे खर्चे होते हों, परंतु वर्कर्स सारे ठीक हो जाने चाहिए। और संगत जी, गुरु जी की इतनी कृपा रही कि जिस इंसान का सिर फट के 2 हो गया था, जुड़ा हुआ गर्दन से था पर सिर ऊपर से बिल्कुल फट के 2 दिख रहा था। वो सारा कुछ ठीक हो गया, सिर्फ उसकी एक आँख थोड़ी-सी जाती रही, परंतु उसको एक आँख से बिल्कुल ठीक दिखा, बाकी सब हुआ, उसको सारी मेडिकल सुविधा जो भी कुछ मिलना चाहिए, कंपनसेशन सारे उसको मिला, सब कुछ हुआ। उसके 2 महीने बाद अंकल वहाँ पहुँचे जबकि चीज़ें सारी सॉर्ट आउट हो गई और कुछ भी ऐसी दिक्कत नहीं हुई। तो ये सिर्फ गुरुजी की कृपा थी। मुझे क्यों भेजा, क्या करा, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। उसी से जुड़ी हुई इतनी घटनाएँ हुई एक के बाद एक। फैक्ट्री की छत उड़ गई बिकॉज़ फर्नेस चलता था और वहाँ पे श्रीलंका में बरसात बहुत होती है, कभी भी हो जाती है। वहाँ का वेदर बिल्कुल उसी स्टाइल का जैसे लंदन का वेदर हो। तो उस बरसात की ठंडक से और नीचे की गर्मी से वहाँ की छत फट गई बिल्कुल। अब फैक्ट्री को बंद करना पड़ा और बंद करने के बाद उन्हीं दिनों जो भी यहाँ का जो गवर्नमेंट थी, इंडिया की गवर्नमेंट और श्रीलंका की गवर्नमेंट, उनका आपस में जो भी बायलैटरल एग्रीमेंट था, वो बिल्कुल फ़र्क तरीके का था। वो एग्रीमेंट भी खत्म हो गया था, तो जो भी मटेरियल श्रीलंका में बनता था और इंडिया में आता था, वो सारा भी बंद हो चुका था धीरे-धीरे। तो वहाँ पे समस्या ये थी कि जो मटेरियल बना हुआ है और जो स्टॉक पड़ा हुआ है रॉ मटेरियल, उसका क्या करें? बहुत सोचा कि भई इंडिया में ले आएँ, फिर इंडिया में बेचें। एनीवे गुरुजी ने ऐसी-ऐसी थॉट्स दी, आपको विश्वास नहीं होगा संगत जी कि जिन लोगों से बात नहीं करते थे, गुरुजी ने ये थॉट दी कि उनसे बात करो और उनके थ्रू कुछ करो। जो भी कुछ किया उनसे बातचीत की, सारा स्टॉक उन्होंने इंडिया मंगवा लिया, इंपोर्ट कर लिया, सारा रॉ मटेरियल भी उन्होंने कहा कि हमें भेज दो, वो सारा का सारा ऐसे सॉर्ट आउट हो गया बिना किसी प्रॉब्लम के। अब बैंक से इतना ज़्यादा लोन लिया हुआ था कि इट वाज़ ऑलमोस्ट डिफिकल्ट कि उस बैंक के लोन को चुका सकें जब फैक्ट्री बंद हो। तो इंश्योरेंस के ऊपर डिपेंडेंट हुए, इंश्योरेंस के ऊपर क्लेम वो करा, इंश्योरेंस ने रिजेक्ट कर दिया। अंकल फिर यहाँ दिल्ली वापस आए, बहुत हताश थे, हम सब लोग बहुत परेशान थे कि बिज़नेस बंद हो रहा है, सारा इतना नुकसान हो रहा है, इसका क्या करें, कैसे करें? हमारे अंकल को भी ज़्यादा बात करने की आदत नहीं है, तो वो आए, आके बस गुरुजी के मंदिर में आके बैठ जाते थे चुपचाप से और जितनी बार वो पहली बार था जब अंकल हफ्ते के अंदर 4 बार गुरुजी के पास जाने लगे थे, इतना जाते थे। उनके मन की दुविधा, उनके मन की परेशानियाँ या तो गुरुजी को पता थी या अंकल को पता थी।
वो किसी के साथ बस इतना ही शेयर करते थे कि इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिल रहा, अब ये हो गया, अब फैक्ट्री का ये सामान बेच दिया है, अब वहां पे जो घर खरीदा था वो बेच दिया है, एक कमरा किराए पे ले लिया है, और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर ऑफिस था, उस ऑफिस को छोड़ दिया है। बहुत कुछ धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू हो गया। संगत जी, गुरुजी ने अंकल को बुला के कहा कि तुम श्रीलंका जा रहे हो? तो अंकल ने कहा जी गुरुजी, बस मैंने अगले हफ्ते जाना है। गुरुजी ने कहा जाओ। चले गए अंकल। आप मानेंगे नहीं, पता नहीं क्या हुआ, जब वो अंकल उतर रहे थे किसी ऑफिस से, तो एक ऑफिसर इंश्योरेंस का वहां मिल गया। कहने लगा अग्रवाल साहब, आपकी तो फाइल वहां पे जो बंद पड़ी थी उसका क्या हुआ? तो अंकल ने कहा कि भाई वो फाइल को तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्योंकि बहुत पैसा है। तो उसने कहा कि आप ऐसे करिए, आके मुझसे मिलिए। अब देखिए कि गुरुजी के अपने ही तरीके हैं चीजों को ठीक करने का या चीजों को कैसे करना है। उस बंदे को मिलाया, अंकल वहां पहुंचे, वहां जाके उसने फाइल को देख के ये करके वो करके कहने लगा आप 3 दिन बाद आइए, यहाँ से जाइए मत, मैं देख रहा हूँ कि आपके फाइल में कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपके फेवर में हैं। वो सारा ठीक करके तीसरे दिन अंकल के पास ये इन्फॉर्मेशन आई कि आपका इंश्योरेंस कवर जो है अप्रूव हो गया। सत्संग जी, संगत जी, सारी तो रॉ मटेरियल यहाँ आ गई, सारा कुछ यहाँ आ गया स्टॉक इंडिया में, जो इंश्योरेंस के पैसे थे वो सारे मिल गए और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। वो चीजें ऐसी हुई जैसे कि किसी ने एक के बाद एक चीजों को सेट करके रखा है। अंकल, अग्रवाल अंकल जहां भी जाते थे हर चीज रेडी मिलती थी, तैयार। ये देने वाला है, ये लेने वाला है। बैंक वालों ने कहा कि हाँ हमारे पूरे पैसे हो गए, इंश्योरेंस की मनी आ गई, मटेरियल सारा निकल गया, और एक के बाद एक करके चीजें सारी सेट हो गई। जिंदगी में पहली बार ये महसूस हुआ कि एक इंसान फैक्ट्री बंद करके बिना नुकसान उठाए प्रॉफिट के अंदर अपने घर को वापस आता है। ये सिवाय गुरुजी की कृपा के और कुछ भी नहीं, कुछ हो ही नहीं सकता। हम जैसे ह्यूमन बीइंग जिसके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, वो ये कर ही नहीं सकता था। ये सिर्फ गुरुजी की ब्लेसिंग थी, ये गुरुजी का आशीर्वाद था कि एक एक चीज अपनी जगह पर रख के और एक एक चीज अपने हिसाब से होती चली गई। और संगत जी, सब कुछ इतना ठीक हो गया जिसको हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अंकल तो इतने ज्यादा गुरुजी को मानने लगे, उसके बाद गुरुजी के पास बहुत जाने लगे। और उन्हीं दिनों मैंने गुरुजी से रिक्वेस्ट करी कि गुरुजी प्लीज मेरे घर आइए। तो गुरुजी कहने लगे कि हाँ आऊंगा। कहते कहते ऑफ कोर्स मैं हर 2-3 महीने में एक बार गुरुजी को कहती थी गुरुजी प्लीज अपने चरण डालिए मेरे घर। और गुरुजी ने फाइनली इस बात को माना और 2005 में गुरुजी ने अपने चरण मेरे इस कुटिया में रखे। आप मानेंगे नहीं, मैं बहुत खुश थी, पर गुरुजी ने मुझे एक इंस्ट्रक्शन दी थी, तो किसी को मंदिर से नहीं बुलाएगी, मंदिर में जो आना होगा वो मेरे साथ आएंगे, तूने सारे सैनिक फार्म से लोगों को बुलाना है। संगत जी, मैं सैनिक फार्म में रहती हूँ। सैनिक फार्म में उस समय लोग गुरुजी को नहीं जानते थे, सिर्फ आई थिंक जो अपने एम्बेसडर अंकल थे वो ही, उन्होंने गुरुजी ने उनको कहा था कि तुम यहाँ आकर रहो। सिंह अंकल, उन्होंने यहाँ पे घर ले लिया था और हम लोग यहाँ पे रहते थे। और एक परिवार और था सुषमा आंटी का, हम 3-4 लोग ही जो गुरुजी की संगत से थे। तो गुरुजी ने मुझे स्पेशल कहा कि तूने खाली सैनिक फार्म के लोगों को बुलाना है और किसी को नहीं बुलाना, तेरी यही जिम्मेदारी है। और संगत जी, गुरुजी की कृपा देखिए कि मैंने बहुत कोशिश की, सबके जितने भी लोगों के मुझे फोन मिल सके फोन किया, सबको बुलाया। गुरुजी 2 जनवरी 2005 को मेरे घर आए और दोपहर में आए लंच के टाइम पे, और गुरुजी यहाँ पे 2.5-3 घंटे रहे। अपने साथ रोमा आंटी को लाए, सुधा आंटी को लाए, विपी अंकल को लाए, जो भी जिनको उनको लाना था 10-15 लोगों को, वो उनके साथ आए मंदिर से। बाकी सब लोग यहाँ के थे। मतलब मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं इतने संगत को इकट्ठी कर पाई कि गुरुजी शुड फील प्राउड अबाउट मी कि मैंने उनका कहना माना और मैं वो कर पाई। जाते हुए गुरुजी कहने लगे तूने बहुत अच्छा किया सब कुछ, मैं बहुत खुश हूँ। और गुरुजी इतने सीधे, हमारे गुरुजी सिंपल थे,
संगत जी जब वो आए, हमें भी अकल नहीं थी कि हमने ना कोई गुरु जी की फोटोग्राफ ली, ना कुछ किया। म्यूजिक अंकल आए साथ में, उन्होंने आके यहाँ पे भजन चलाए और गुरुजी आके जब खड़े हुए तो मैंने गार्डन में जाके मंदिर मुझे कहा सब लोगों ने कि भई आप जाके गुरुजी की पूजा करो, आरती उतारो। मैंने उनकी आरती उतारी। जब हम गार्डन में खड़े हुए तो गुरुजी ने अपना हाथ मेरे आगे कर दिया। मुझे समझ ही नहीं थी, मेरी थाली में तो सिर्फ फूल ही थे। मैंने उठा के गुरुजी के हाथ में फूल रख दिए और हमारे गुरुजी इतने प्यारे, इतने इतने सिंपल, इतने मतलब मन को हरने वाले, मैं बता नहीं सकती आपको। और मेरा मुझे तो बस ये लगने लगा कि गुरुजी यहाँ से जाएँ ना। वो दिन है और आज का दिन है। मुझे यही लगता है कि गुरुजी इस घर में हमेशा रहते हैं, उनका यहाँ निवास है और गुरुजी का हर पल, हर क्षण यहाँ पे हमारे ऊपर गुरुजी का हाथ है। ये गुरुजी की कृपा है, इतनी कृपा है मैं आपको बता नहीं सकती। आफ्टर 9 years of my daughter's eldest daughter, she's got a son now in the month of March 2020 और सभी कुछ बहुत अच्छा हुआ। ये सिर्फ गुरुजी की कृपा और उनकी ब्लेसिंग है। हमारी नासमझियाँ उस समय इतनी रहीं, बहुत कुछ गुरुजी के संगत में रह के सीख सकते थे, परंतु सीखा नहीं, समझा नहीं। गुरुजी ने कई बार मुझे 1-2 अंकल के साथ बिठाया, उनसे सत्संग कराया, वहीं मंदिर में ही कराया। गुरुजी मंदिर में ही कराते थे एम्पायर स्टेट में और सुनाते थे। तब मुझे महसूस होता था शायद कि मैं ना अभी वो चीज़ें समझ नहीं पाई जो मुझे समझने की ज़रूरत है। इसीलिए गुरुजी चाहते हैं कि मैं सत्संग सुनूँ और जोशी अंकल से और दूसरे 1-2 अंकल से भट्टाचार्य अंकल थे, शायद उनसे कहते थे कि सत्संग करो इन लोगों के साथ। एक छोटा-सा ग्रुप बन जाता था हमारा 5-7 लोगों का और वहीं पे सत्संग करते थे और कई बार गुरुजी के सामने खड़े होके गुरुजी सत्संग करवाते थे कुछ-कुछ लोगों से। पर जो प्यार गुरुजी ने दिया और जो ब्लेसिंग्स गुरुजी की हैं, मैं जितना भी गुरुजी को शुकराना करूँ, हर पल, हर क्षण, हर साँस में गुरुजी को शुकराना है मेरा। मेरे परिवार का एक-एक इंसान गुरुजी को शुकराना करता है। मेरा बेटा अमित अग्रवाल बिल्कुल गुरुजी के चरणों में हमेशा रहने के लिए तैयार रहता है। मेरा परिवार बस मैं गुरुजी को हमेशा ही कहती हूँ कि मेरे पूरे परिवार को अपने चरणों में हमेशा जगह देना। सत्संग जी, हम लोग बहुत, बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें गुरुजी मिले, एक भगवान मिले जिनको हम उस समय नहीं समझ पाए और गुरुजी कहते थे जब मैं चला जाऊँगा तब तुम लोगों को समझ आएगी। जब भीड़ लगेगी, जब तुम लोग लाइन में लग के आओगे तब तुम लोगों को समझ आएगा। तब तो हम गुरुजी को यही समझते थे ना कि हमारे संगी साथी हैं, हम समझ ही नहीं पाए उस समय। गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना, आज की ये सत्संग करने के लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं सारी संगत से बात कर पा रही हूँ। बहुत थैंक यू गुरुजी, बहुत-बहुत थैंक यू। जय गुरुजी संगत जी।